वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएं भी साझा हो जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने सोशल नेटवर्किंग साइट को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुभेद किया है। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। ये उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कई रिसर्च में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। कई रिसर्च बताते हैं कि यदि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वो हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। ये फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है। ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया और भारत। सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और लोगों के द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग।
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से जून 2019 तक 2,662 सामग्रियां हटा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इनमें ज्यादातर वो सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में भी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है, बल्कि आजादी के नायकों के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। विद्या भारती द्वारा सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग। विद्या भारती ने वर्ष 2018 में अपने प्रचार विभाग को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर दिया। विद्या भारती online.org डोमेन के माध्यम से विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के समस्त लगभग 1100 विद्यालयों को समाचार संप्रेषण की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपने विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को विद्यालय में नियुक्त प्रचार प्रमुख आचार्य के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। विद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई सामग्री को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रचार विभाग द्वारा एडिट करके सही स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा उस सामग्री को विद्या भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं देश के समस्त समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों को जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 100 से 150 समाचार वीडियोस एवं फोटोग्राफ नियमित रूप से समाज में विद्या भारती के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए रिलीज करता है। वर्ष 2019 से विद्या भारती LMS के माध्यम से विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूलों को यूनिक आईडी से कनेक्ट किया जा चुका है। इस यूनिक आईडी के माध्यम से विद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ते हैं और विद्यालय की समस्त सुविधाएं यथा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं अन्य समस्त कर्मचारी यूनिक आईडी के माध्यम से उस डिजिटल स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। डिजिटल स्कूल के माध्यम से कोरोना काल में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से चलाया गया। उक्त शिक्षण कार्य देश के स्कूलों से एकदम अलग है। इसमें प्रत्येक विद्यालय, आचार्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक की आइडेंटिटी पूर्णतः सुरक्षित है। उसको अपने क्लास की ई बुक, मल्टीमीडिया, एकेडमिक वीडियो, होमवर्क, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, हॉबी क्लासेस, रिपोर्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आदि डिजिटल लॉकर के माध्यम से 25 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जो भारतवर्ष के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट, कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल धारणा राष्ट्रहित सर्वोपरि पर आधारित विभिन्न ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, जिसमें देश और प्रदेश के विभिन्न लोगों, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद, सेना के पदाधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों में
कार्य कर रहे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिनके माध्यम से हम अपने लाखों भैया बहनों और अभिभावकों तक अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। ये एक असाधारण प्रयोग है जो हमारे राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का असाधारण कार्य किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहभागिता कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करती हूँ। उन्हें कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। इसके साथ ही मैं जिन पुण्य आत्माओं ने आज़ाद भारत के पुनर्निर्माण प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75वें वर्ष में देश को यहाँ तक लाए, मैं उन सभी को भी नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में देश की आज़ादी में शहीद होने वाले सेनानियों और देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। विद्या भारती के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर जो काम किया वो भी आज मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ कि 2 स्थान पर, एक काशी में 300 आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग विद्या भारती के द्वारा दी गई 3 दिन की, और इधर लखनऊ में 300 आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्त्री थी वे लोगों को विद्या भारती के द्वारा 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई, किस तरह पढ़ाना है और हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ वे लोगों ने काम किया था मित्रों। इसी तरह ये हम जो काम नहीं करेंगे तो जो हमारी ये जो पीढ़ी है ना, वो तो मोबाइल में ही उलझी हुई है। सबके पास मोबाइल है। 1 साल का बच्चा है, उनके पास भी मोबाइल है भाई, ऐसे ऐसे करता रहता है, माँ भी देती रहती है कि ले जाओ, वो रोता है तो मोबाइल के हाथ में पकड़ा देती है। तो ये स्थिति को हमें बदलना है मित्रों। कोरोना कालखंड में शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्रों में से एक था, और उस कालखंड में इस आवश्यकता की पूर्ति कैसी हो, ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाने का जो कार्य भारत सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किए। देश ने देखा है आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की आवश्यकता सरकार उपलब्ध करा रही है, उसका आविष्कार करके उसे उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से विद्या भारती ने भी अपने आप को जोड़ करके 40 लाख विद्यार्थियों को इस योजना, इस सेवा के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमें तकनीक से नहीं भागना है, हमें रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठानी है, किसी भी उस दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ जो हमें, हमारे विकास को बाधित करता हो, हमारी एकता में बाधक हो, हमारे एक स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण में जो बाधक होती हो, हमें उस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठानी है। लेकिन तकनीक को अपनाने में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है। और अगर हम तकनीक को अपनाने में पिछड़े तो फिर हम लोग अपने आप ही पिछड़ जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व, 70 वर्ष पूर्व गोरखपुर में जो बीजारोपण हुआ था, एक छोटा सा संस्थान खोला गया था, छोटा सा स्कूल आज भी है गोरखपुर में, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग, बहुत अच्छा स्कूल है, 1952 में स्थापित हुआ था। आज वहां पर सीनियर सेकेंडरी तक की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे वहां पर हैं। अभिभावकों में एक उत्साह होता है कि हम अपने बच्चे का प्रवेश वहां पर करवाएं, क्योंकि उसने एक अच्छी पीढ़ी थी, लगातार
राष्ट्रीयता से ओतप्रोत राष्ट्रभक्तों को जन्म देने का कार्य गोरखपुर की पक्की बाग सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग ने किया था और लगातार उस अभियान के साथ आज भी वह 70 वर्षों से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आज तो गोरखपुर में कई संस्थान विद्या भारती के माध्यम से संचालित हैं। पूरे देश के अंदर 12,000 से अधिक संस्थान संचालित हैं। बिना भेदभाव के आधुनिक शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा देने का कार्य विद्या भारती के संस्थान कर रहे हैं। और केवल वहीं पे नहीं, एकल संस्थान चल रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरिजनों के लिए, वनवासी बंधुओं के लिए जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, वे अलग से कार्यक्रम हैं। बिना किसी सरकारी सहयोग के लगातार ये कार्यक्रम उस अभियान के हिस्से बने हुए हैं। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कोरोना कालखंड में विद्या भारती ने अपने आप को जोड़ने का जो अभिनव प्रयास किया, अत्यंत अभिनंदनीय है। अमृत महोत्सव कालखंड में अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान, जिन्हें अलग अलग प्रकार के वीरता के पुरस्कार प्राप्त हुए, उन्हें यहाँ पर अलग अलग अवसरों पर आमंत्रित करके और उनके द्वारा रोचक शब्दों में अपनी बात को भैया बहनों के सामने प्रस्तुत करना, उन्हें भी उसी के अनुरूप बनने के लिए प्रेरणा देना एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। मैं विद्या भारती के इस प्रयास के लिए इसकी सराहना करता हूं। सोशल मीडिया पर तेज गति से अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एवं अन्य माध्यमों से विद्या भारती ने अपने उद्देश्य एवं पंचपदी शिक्षण पद्धति के माध्यम से भारत केंद्रित शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का असाधारण कार्य किया है। इस भारत केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 तक हम संपूर्ण विश्व के समस्त देशों तक अपने संदेशों को पहुंचा रहे होंगे तथा भारतवर्ष की वर्तमान 135 करोड़ आबादी तक हमारी पहचान सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय निष्ठा के कार्यकर्ताओं के रूप में स्थापित रहेगी। आज के सभी युवाओं से यह अपेक्षा है कि सोशल मीडिया सिस्टम का सकारात्मक उपयोग करें। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक अपनी मेधा, अपनी योग्यता एवं अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करें और उन लोगों के मध्य पहुंचने का प्रयास करें जिनको आपकी मेधा और आपकी योग्यता की आवश्यकता है। उनके जीवन का उत्थान करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष तक पूरे देश का संपूर्ण विकास हो सके और हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकें, यह लक्ष्य और संकल्प हमें लेना है।